देश इंतजार कर रहा था कि पहलगाम हमले के बाद सरकार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई बड़ा निर्णय लेगी। देश इंतजार कर रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी, जो जाने जाते हैं अपने तथाकथित सख्त निर्णयों के लिए, वो आतंकवाद के विरुद्ध किसी बड़े जंग का ऐलान करेंगे। लेकिन 4 दिन हाई लेवल मीटिंग्स चली और उस मीटिंग के बाद जो निकल कर आया उससे पता चला कि भारत की राजनीति का स्तर क्या है। लोग जब मरें, किसी के परिवार उजड़ जाए, किसी की दुनिया खत्म हो जाए, लेकिन भारत की राजनीति में राजनीतिज्ञ जो हैं वो हमेशा अपनी सत्ता के बारे में सोचेंगे, अपनी कुर्सी के बारे में सोचेंगे। और यही हुआ। प्रधानमंत्री जी के 4 दिनों के हाई लेवल 4-5 दिनों के हाई लेवल मीटिंग के बाद जो चीज निकल कर आई वो ये आई कि सरकार अर्थात भारत सरकार भारत में, भारत के हर राज्य में जातिगत गणना करवाएगी। ये पूरे देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी। सब लोग अवाक रह गए कि इंतजार कर रहा था देश के प्रधानमंत्री जी आतंकवाद के विरुद्ध कोई बड़ा निर्णय लेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने निर्णय क्या लिया, उनके मंत्रिमंडल ने निर्णय क्या लिया? निर्णय यह हुआ कि भारत के हर राज्य में जातियों की गणना की जाएगी। अब हम जातियों के गणना पे ही, मतलब जनगणना पे ही बात करेंगे। 1932 में अंग्रेजों ने जो जनगणना करवाई थी, उस जनगणना में जातिगत जनगणना करवाई गई थी। देश आजाद होने के बाद जब लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी से ये कहा कि जातिगत जनगणना करवाइए, तो उन्होंने एक लाइन में कह के ये बात खारिज कर दी कि जातिगत जनगणना जब होगी तो सामाजिक वैमनस्यता बढ़ेगी, हर जाति अपना जातीय वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगी और इससे समाज का ताना बाना बिगड़ेगा। ये लंबे समय तक ये जातिगत जनगणना वाली बातें गाहे बगाहे लोग उठाते जरूर रहे, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, लेकिन बहुत ज्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक दौर आया 2020 के बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे बिहार में। बाकायदा 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जातिगत जनगणना हुई, जनगणना की रिपोर्ट आई। लेकिन रिपोर्ट लागू करने के मामले में बिहार सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। जिनकी देखिए रिपोर्ट, जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई, जातिगत जनगणना कराने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जिन जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब होगी उसके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार योजनाएं लेकर आएगी। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, मेरी जानकारी है, बिहार सरकार ऐसी कोई योजना उनके अपलिफ्टमेंट के लिए लेकर नहीं आई है। अब भारत सरकार की बात करें। नरेंद्र मोदी जी आज से कुछ महीने पहले तक ये बातें कह रहे थे कि जातिगत जनगणना एक अर्बन नक्सल थॉट है, एक है तो सेफ है। अगर हम जातिगत जनगणना करेंगे तो देश जो है वो बटेगा। लेकिन अचानक से उनका यह निर्णय सबको अवाक कर देने वाला होता है। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का जो जातिगत जनगणना का मुद्दा था, उस मुद्दे को मोदी जी ने लपक लिया है। मोदी जी ने मुद्दे को लपका है, उस पर क्या राजनीति होगी इससे मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा सिर्फ प्रश्न यह है कि सिर्फ जातियों की गणना नहीं होनी चाहिए, हर जाति में कितनी उपजातियां हैं इसकी भी गणना होनी चाहिए। इसकी भी गणना होनी चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो बड़े जाति समूह के नाम पर पर्टिकुलर मलाई खा रहा है, अर्थात क्रीमी लेयर भी तय होने चाहिए। हर जाति के उपजातियों का इकोनॉमिक स्टेटस भी क्लियर होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन उपजातियों को उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सके। जैसे कि ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन दिया गया है, उस आधार पर। देखिए, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके बाद कहा उन्होंने कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी
रिजर्वेशन लागू करेंगे। खैर ये तो बात की बात है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी संरचना क्या होगी, उसके तौर तरीके क्या होंगे, ये बाद की बात है, ये बाद का डिस्कशन है। हम आज की बात करें तो जातिगत जनगणना जो है वो एकदम होनी चाहिए और इस जातिगत जनगणना में क्रीमी लेयर स्ट्रिक्टली तय होना चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो 3 पीढ़ियों से गरीबों का, उस जाति के गरीबों का हक मार रहे हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो 3 पीढ़ियों के देश की आजादी के 3 पीढ़ियों के बाद भी आज तक अपने पैरों पर ढंग से खड़े नहीं हो पाए हैं इकोनॉमिक रूप से। इसकी भी गणना होनी चाहिए। हर वर्ग का क्रीमी लेयर तय होना चाहिए और उस क्रीमी लेयर के हिसाब से ही रिजर्वेशन का कोटा भी तय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।